हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज एक्सक्यूजेस आर अ टाइम थीफ। यानी कि एक्सक्यूजेस केवल आपको समय चुराने के लिए बने हुए हैं। जिसने सही समय पे काम नहीं ना करना, या फिर उसके पास समय की कमी है, उसको और समय चाहिए कुछ चीज़ करने के लिए, तो उन लोगों को केवल एक्सक्यूजेस चाहिए, उसके अलावा और किसी को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। तो अगर आप एक्सक्यूजेस लेते हैं ना कि हाँ, बहाने मारते हैं कि यार मेरा ये हो गया, वो हो गया, फलानी चीज़ हो गई, मैं नहीं कर पाया इसलिए, तो छोड़ो उन सब चीज़ों को। एक गोल बना लो अपने लाइफ में। हैव अ गोल, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन। यानी कि एक गोल बना लो, उस गोल को सही साबित करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ये मान लो। ठीक है, ये समझ जिस दिन ही आ जाएगा ना, और उसी अकॉर्डिंग एक्शंस लो, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जो मर्जी हो जाए, आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रहते हुए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। अ पोएट, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन एंड अ सोफोमोर। बोल रहे हैं कि वो एक कवि थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक स्टेटमैन यानी कि अच्छे लीडर, डिप्लोमेट, राजनेता थे, और उस साथ ही साथ क्या थे, एक सोफोमोर यानी कि जिनका बिगिनर थे। रिमेंबरिंग द लेगेसी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, और उस पे उनकी जो विरासत है उसको आज याद करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1924। बोल रहे अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। फर्म्ड अप हिज डिटर्मिनेशन टू डिवोट हिमसेल्फ। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय, फर्म्ड अप मतलब मजबूत कर लिया, दृढ़ कर लिया। क्या दृढ़ कर लिया? एक दृढ़ संकल्प ले लिया, डिटर्मिनेशन ले लिया। टू डिवोट की वो क्या करेंगे, वो डिवोट कर देंगे, अपने आप को अर्पित कर देंगे। किसको? हिमसेल्फ टू अ सोशल एंड कल्चरल कॉज। सामाजिक और देश दुनिया की भलाई के लिए, कल्चरल कॉज के लिए अपने आप को झोंक देंगे। इन फ्री इंडिया, आजाद भारत में। एज अ टीनेजर ही वॉज कॉम्प्रिहेंडिंग द नेशनल डेवलपमेंट्स। जब वो टीनेजर थे, छोटे थे, अपने टीन्स में थे। कौन से होते हैं टीन्स? 13, 14, 15, 16, 19 तक ये उनकी टीनेज होती है। किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की 13 से लेकर 19 तक टीनेज होती है। तो जब वो अपने टीनेज में थे तब वो कॉम्प्रिहेंड कर रहे थे। कॉम्प्रिहेंड मतलब समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? द नेशनल डेवलपमेंट्स, जो भी देश में विकास हो रहा है। एंड हैड मैच्योर्ड बाय 1947। वो इन सब चीज़ों को समझ रहे थे, और 1947 आते आते वो एकदम वयस्क हो चुके थे। मैच्योर यानी कि जब शुरुआत में आए तब वो एक नोविस थे, एक नौसिखिया थे, और उसके बाद में उन्होंने अपने टीनेज पूरे इन चीज़ों को समझने में लगा दी, और 1947 आते आते वो मैच्योर हो चुके थे। टू रियलाइज हाउ टफ अ टास्क इट वॉज। ये समझने के लिए वो मैच्योर हो चुके थे कि हम अगर सरकार की बातें बोलते ना कि यार सरकार ऐसे करती है, वैसे करती है, ये नहीं अच्छा करती, वो नहीं अच्छा करती, उन्होंने ये बारीकियां समझी थी कि सरकार कहाँ विफल हो सकती है, कहाँ सफल हो सकती है, क्या कमियां हैं, क्या उसमें हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा था। इट वॉज फॉर द नेशन टू रीस्टैब्लिश इटसेल्फ ऑन अ ग्लोबल स्टेज, कि एक देश को, जिसको अभी अभी इतने सालों की गुलामी के बाद में आज़ादी मिली है, उसके लिए अपने आप को दोबारा से स्थापित करना, वो भी एक ग्लोबल स्टेज में जहाँ पे कई कंट्रीज ऐसी हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे डेवलप हो चुकी हैं, तो वो कितना अहम था और कितना मुश्किल काम था। एंड साइमल्टेनियसली गिव इट्स पीपल व्हाट दे नीडेड, और साथ ही साथ हमारे जो लोग हैं उनको वो दिया जाए जो उनको चाहिए, जो जिसकी उनको जरूरत है। टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, जिससे कि वो एक गरिमामय जीवन जी सके। डिग्निफाइड मतलब गरिमा, आत्मसम्मान, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल जीवन जी सके। ही अंडरस्टूड, उन्होंने समझा, अंडरस्टूड मतलब समझा। क्या समझा? द पल्स ऑफ द पीपल। पल्स मतलब नब्ज। उन्होंने लोगों की जरूरत को समझा कि अच्छा, हमारा देश जो है वो गरीब देश है, हमारे देश में लोग बेरोजगार हैं, तो इनको चाहिए रोजगार चाहिए, चलो रोजगार दो। हमारे देश में लोग गरीब हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, तो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, चलो ये इसकी फैसिलिटी लेकर आओ, कैनाल्स बनाओ, ट्यूबवेल्स लगवाओ, जो भी जैसे भी उनको प्लानिंग लगी, उन्होंने
उन चीजों को समझा, एंड वॉज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ फ्लॉलेस ओरेटरी, वाचकला। ये तो सबको पता ही है। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर आप भाषण सुनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या आज की डेट में कोई भी एक नेता उस तरीके से उस गैप को लेके, उस पॉज को लेके, उस कला से कहाँ पे पोएटिक लाइन ऐड करनी है, कहाँ पे ह्यूमर ऐड करना है, ये चीजें समझ के आज की डेट में कोई नेता इतना अच्छा बोल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर आप लोग उनके आज भी सुनेंगे तो आपको यकीन होगा कि इस तरीके के पॉलिटिशियंस भी हमारे इतिहास में रहे हैं। तो फ्लॉलेस यानी कि बिना किसी छल कपट, बिना किसी गलतियों के, त्रुटिहीन, और ओरेटरी मतलब वाचकला जो होती है ना, आपके बोलने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको बोल जाते हैं वाचकचा कला, वो होता है ओरेटरी। तो उनके एक गिफ्ट मिला था बचपन से ही, वो वाचकला में बड़े ही उत्तम थे। That touched the hearts of the listener, जिन्होंने उनको सुनने वालों के दिलों को छू लिया, both through his speeches and also his poetry। और ये केवल ऐसा नहीं कि भाषण देकर ही, वो कवि भी बहुत अच्छे थे, तो उनकी कविताओं ने भी लोगों के दिल छू लिए और उनके भाषणों ने भी लोगों के दिल छू लिए। He endeared himself to the masses, उन्होंने अपने आप को masses यानी कि जनता का, जो पूरा पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है जनता, उसको उसके प्रिय बना लिया, उसके नजदीक बना लिया। Stuck dexterously to his ideological moorings in thick and thin, और वो क्या रहे, वो चिपके रहे, जुड़े रहे, किसके साथ में? अपनी जो बड़ी कुशलता के साथ में। स्टक डेक्स्ट्राउसली का मतलब होता है बड़ी कुशलता के साथ में वो जुड़े रहे, किसके साथ में? अपनी जो आइडियोलॉजी थी, वैचारिक धारणा थी। मूरिंग्स मतलब लंगर, लंगर क्या होता है? एंकर होता है ना, जो आप समुद्री जहाज होता है उसके अंदर एक ऐसे ट्रायंगल शेप का ऐसे करके एंकर होता है, जिसके वजह से तूफान के अंदर जहाज जो एक जगह पे स्थिर रहता है। तो वो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, सम विषम हर परिस्थिति में वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ में चिपके रहे, जुड़े रहे। Young Atal Bihari Vajpayee became a member of parliament in 1957 when he was only 33 years old। बोल रहे हैं एक युवा अटल बिहारी वाजपेयी जब नौजवान थे तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 1957 में, जब वो केवल मात्र 33 साल के थे। He was very young in the house of veterans, और veterans मतलब उस टाइम पे अनुभवी लोग थे, फ्रीडम स्ट्रगल कर आए लोग थे। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा पार्लियामेंट, एक ऐसा जगह, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े बड़े जो आजादी की लड़ाई लड़कर आए लोग, इतने बड़े बड़े काबिज दिग्गज थे, उनके बीच में वो बड़े ही नौजवान, बड़े ही नौसिखिया, बड़े ही यंग चेहरा थे। It was not only his oratorial skills that impressed everyone। बोल रहे हैं केवल उनकी वाच कला नहीं थी जिसने लोगों को इम्प्रेस करा, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और जो इनसे इम्प्रेस होने वाले थे उनमें उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। बट द कंटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एनालिसिस, लेकिन जिस क्षमता के साथ में, जिस कंसिडरेशन के साथ में वो चीजों को एनालाइज करते हैं, जो उनका क्वेश्चन करने का तरीका था, या फिर जिस पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन लेकर आए थे, इन सब चीजों ने लोगों को उनका कायल बना दिया। अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी समझ थी, एंड इन्फ्लुएंस दैट ही प्रेजेंटेड बिफोर द पीपल, जो उनकी समझ थी, सूझबूझ थी, इन सब ने जो उन्होंने लोगों के सामने, जनता के सामने रखी, इन सब ने लोगों को उनका कायल बना दिया। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे बड़े प्रभावित थे। He grew up as a talented young person, liked and admired by all around him। वो एक बड़े ही टैलेंटेड और नौजवान चेहरे के रूप में उभर कर आए, जिनको हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता था और सराहा जाता था। जो भी उनके इर्द गिर्द था, लाइक मतलब पसंद करना और एडमायर मतलब सराहना, तो उनके इर्द गिर्द जो भी आसपास में जो भी उनके करीब आता वो उनको पसंद करता और सराहता था। A reference is often made to his having compared Prime Minister Indira Gandhi to Durga। एक किस्सा कुछ सुनाया जाता है, बार बार उसका जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री जो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा के साथ में कंपेयर करा था। आफ्टर हर एडमायरेबली करेजियस हैंडलिंग ऑफ द वॉर रिजल्टिंग आउट ऑफ द बुचरी ऑफ पाकिस्तान ऑन इट्स पीपल।
बोल रहे हैं। और किस लिए उन्होंने दुर्गा का कंपैरिजन किया था? जब उन्होंने, हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मदद करी थी ना, कि वो उनके लोगों के ऊपर संहार करा था, तो जब उन्होंने एडमायरेबली, बड़े ही प्रशंसनीय तौर पे, बड़े ही बहादुरी के साथ में वॉर का सामना किया, वॉर को संभाला, जो कि पाकिस्तान ने जब उनके लोगों के ऊपर हमला किया उस टाइम पे हमें वॉर करना पड़ा, उसको जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने संभाला, उसकी प्रशंसा के रूप में उन्होंने इसका कंपैरिजन दुर्गा के साथ में किया था। एंड द अनप्रेसिडेंटेड रश ऑफ रेफ्यूजीज टू इंडिया। और क्या हुआ पाकिस्तान ने, देखो ये सेंटेंस कैसे बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि रिजल्टिंग आउट ऑफ, क्यों, किसकी वजह से हुआ ये वॉर? क्योंकि पाकिस्तान ने उनके लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत सारे भारी मात्रा में रेफ्यूजीज आने लगे। तो उसकी वजह से बहुत ही करेजियस वॉर हिंदुस्तान ने लड़ा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और उसका रेफरेंस देते हुए अटल बिहारी जी ने उनको दुर्गा के साथ कंपेयर किया एज द मेजर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो उस टाइम पे सबसे प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी, तो उसके सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े नहीं पर वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स थे ऑपोजिशन के उस टाइम पे वाजपेयी जी। वाजपेयी अनइक्विवोकली गेव ऑल द क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने बिना किसी छल कपट के, अनइक्विवोकली मतलब बड़ा ही साफ स्पष्ट शब्दों में पूरा का पूरा जो जीत का सेहरा था वो उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर बांध दिया। एंड प्रेज द डिफेंस फोर्सेस, और उन्होंने हमारी डिफेंस फोर्सेस की सराहना करी। वेदर ही यूज द फ्रेज दुर्गा और नॉट बिकम्स इमटेरियल। अब क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करी, इंदिरा गांधी जी की तारीफ करी, डिफेंस फोर्सेस की तारीफ करी, तो अगर उन्होंने कंपेयर करा इंदिरा गांधी को दुर्गा के साथ में या नहीं, अगर ये बात सच भी है तो भी, अगर ये बात झूठ भी है तो भी, ये मायने नहीं रखती, इमटेरियल, यानी कि इसका अब कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं रह जाता, ये इररेलेवेंट हो जाती, बिकॉज वो वॉर हमने अच्छा लड़ा, उन्होंने प्रशंसा करी, तो प्रशंसा करी, दुर्गा बोला नहीं बोला, बट इसका किस्सा सुनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि वो बोला उन्होंने नहीं बोला, और जो अगर नहीं भी बोला तो भी इमटेरियल है, इररेलेवेंट है, और बोला भी तो भी इररेलेवेंट है। Let one also recall that the entire opposition and the people of India, बोल रहे हैं, ये भी याद करने वाली बात है, ये भी याद कर सकते हैं कि जब पूरा का पूरा ऑपोजिशन और इंडिया की जनता, नेग्लिजिबल माइनर एक्सेप्टेंस अपार्ट, छोटे बहुत लोगों को, जो कि एक्सेप्शन तो हर जगह होते ही हैं, तो उनको जो छोटे बहुत अपवाद थे उनको अलग रख के स्टूड फर्मली बिहाइंड द लीडर ऑफ द नेशन। उस समय को भी याद करते हैं जब पूरा का पूरा ऑपोजिशन, पूरे के पूरे हिंदुस्तान की जनता थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के बहुत ही स्ट्रांगली, फर्मली खड़े थे अपने देश के लीडर के साथ में। वी आर अ फ्री कंट्री, हम एक आजाद देश है, बट वर वी सक्सेसफुल इन सस्टेनिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द ट्रू सेंस। लेकिन क्या हम सचमुच में अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बरकरार रख पाने में कामयाब हो पाए हैं सही मायनों में? एज न्यू जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस एंटर्ड द प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट, कि जैसे जैसे नई जनरेशन पॉलिटिशियंस की इस पार्लियामेंट के क्षेत्र के अंदर आ रही है, तो क्या हमें वाकई लगता है कि जो हमारे पहले के लीडर्स थे, उन्होंने जो डेमोक्रेसी की परिभाषा, जिस तरीके से उसको स्थापित करने की कोशिश करी थी, हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं? अब देखो, समय के साथ में चीजें बदलती हैं, जैसा कि अभी हमने फिलिस्तीन और इजराइल वॉर के केस में देखा कि पहले हमारा जो स्टांस था वो ये था कि हम पैलेस्टाइन के भी सपोर्ट में हैं, और हम इजराइल को भी बोलते हैं कि भाई वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर फ्री रहना चाहिए, और पैलेस्टीनियन लोगों का भी अधिकार है कि वो कुछ, उनका भी हिस्सा है, ये चीज़ हम बोलते थे, ठीक है। लेकिन फिर इस टाइम पे वो पुराने लीडर्स की बात थी। अब जो नए लीडर्स हैं, तो जब पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में सैंक्शंस की बात आई, इजराइल के ऊपर सैंक्शंस की बात आई, या वॉर को बंद करने की बात आई, तो इंडिया ने पहल जो है वो उस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया था, उस जो भी रिकमेंडेशन आया था उसके ऊपर साइन नहीं किया था, परहेज करा था, राइट। तो
हम ये कह सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस का ओपिनियन जो है वो चेंज हो रहा है, हम अपनी पुरानी जो एक कंटिन्यूस विचारधारा है उससे बदल रहे हैं, हट रहे हैं, ठीक है। द डिक्लाइन कुड वेल बी अंडरस्टूड इफ वन रिकॉल्स द एपिसोड ऑफ अप्रैल 17, 1999। और ये जो डिक्लाइन है कि हम अपने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनसे गिरते जा रहे हैं, ये इस घटना से समझा जा सकता है जब अप्रैल 17, 1999 के एक घटना हुई थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। When a no confidence motion against the Vajpayee government was put to vote, जब no confidence motion क्या होता है कि हमें इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है और इस सरकार के ऊपर जितने मेंबर्स चाहिए सरकार चलाने के उतने पूरे नहीं है और हम चाहते हैं कि ये सरकार खारिज हो जाए, तो उस टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, फिर वोटिंग के आधार पर पता चलता है कि सरकार बनी रह सकती है कि नहीं बनी रह सकती। तो 17 अप्रैल 1999 को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वाजपेयी सरकार के ऊपर, कहां पे, लोकसभा में। While some of the constituents of the NDA played truant, जबकि कई सारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि मतदाता उस टाइम पे जो मेंबर्स थे एनडीए के, उन्होंने अपनी अनुपस्थिति वहां पे जाहिर करी, वहां पे प्रेजेंट नहीं हुए। There was a real serious lapse that would go into history as a dark spot, लेकिन एक बहुत भारी चूक उस टाइम पे हुई थी जो कि इतिहास में एक काले धब्बे की तरह, शर्मनाक धब्बे की तरह लिखा जाएगा। गिरधर गोमांगो had taken over as कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। गिरधर गोमांगो जो है वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने थे ओडिशा स्टेट में, बट हैड नॉट रिजाइंड फ्रॉम लोकसभा सीट, लेकिन अभी उन्होंने अपने लोकसभा की सीट से रेजिग्नेशन नहीं दिया था। He was specifically asked to fly to New Delhi, उनको खास तौर पे न्यू दिल्ली आने के लिए कहा गया एंड वोट अगेंस्ट द वाजपेयी गवर्नमेंट, और वाजपेयी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट करने के लिए कहा गया। He did cast his vote, उन्होंने अपना वोट दिया। Had he not, there would have been a tie, अगर वो अपना वोट नहीं देते तो एक टाई हो जाती एंड द स्पीकर कुड हैव सेव्ड द गवर्नमेंट, और उस टाइम पे टाई होने की स्थिति में स्पीकर जो है वो सरकार को बचा सकते थे। The political chaos was so complex that the opposition could not offer any alternative, लेकिन उस टाइम पे तो ये डिसऑर्डर, एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया देश भर में, पॉलिटिक्स में, वो बड़ा ही जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, और ऑपोजिशन यानी कि विरोधी पक्ष जो था उसके पास में कोई भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं था, उनके पास में कोई भी इसका हल नहीं था कि अच्छा ये सरकार गिर गई तो हम ये काम करते हैं, अब ये काम कर लेते हैं, तो उनके पास में कोई भी सोल्यूशन नहीं था। एंड द लोकसभा हैड टू बी डिसॉल्व्ड, इसलिए लोकसभा ही स्थगित कर दी गई। एंड द टीना फैक्टर वर्कड, TINA फैक्टर जो है उसने काम किया, एंड वाजपेयी कंटिन्यूड एज प्राइम मिनिस्टर, और फिर घूम फिर के वाजपेयी जी ही प्राइम मिनिस्टर बन के अपना पदभार संभालने लगे। Historians shall incisively examine whether this Giridhar Gomango vote heralded a new chapter on the decline of political ethics. Historians जो हैं अब इसके ऊपर बड़ा ही तीव्रता से, शार्पली इस चीज को एग्जामिन कर सकते हैं, बहुत ही कीनली, बहुत ही बारीकी से इस चीज को जांच कर सकते हैं कि क्या ये जो गिरिधर गोमांगो वाला इंसिडेंट हुआ, उनका जो वोट हुआ, इसने इस नए डिक्लाइन का पॉलिटिकल एथिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में भी देखो बोला जाता है ना कि कुछ एथिक्स हैं, जैसे चोर भी बोलते हैं कि हमारे क्रिमिनल वर्ल्ड में भी कुछ एथिक्स होते हैं, हम कुछ नियमों का उल्लंघन नहीं करते, हमने भी कुछ अपने नियम बनाए, वैसे पॉलिटिक्स में भी कुछ नियम है। एक होता है उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शालीनता कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का उनका व्यवहार होना चाहिए, राइट, तो कुछ उसके भी नियम है। तो बोल रहे हैं कि ये जो गिरिधर गोमांगो वाला इंसिडेंट हुआ, इसने इस पॉलिटिक्स के अंदर जो एथिक्स की परिभाषा है उनको डिक्लाइन की तरफ धकेल दिया। टू मी इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ एथिकल एडहेरेंस, मेरे लिए ये जो घटना थी ये हमारे एथिक्स के अनुपालन की, कंप्लायंस की घटना थी ऑन द पार्ट ऑफ वाजपेयी। किसके जगह पे? कांग्रेस के लिए नहीं बोला उन्होंने, वाजपेयी जी के लिए। वाजपेयी जी ने करके दिखाया कि एथिक्स का पालन इस तरीके से किया जाता है।
हु कुड हैव आस्क्ड फॉर अ रिकाउंट, जिन्होंने रिकाउंट की जरूर अपील की जा सकती थी जिनके द्वारा, एंड वुड हैव सर्टेनली वन, लेकिन वो शायद रिकाउंट करने पे श्योरिटी से जीत भी जाते. ही डिड नॉट इंडल्ज इन एनी मैनोवरिंग्स, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की मैनोवरिंग मतलब होता है चालबाजी में हिस्सा नहीं लिया, विच बिकेम अ कॉमन प्रैक्टिस इन लेटर ईयर्स, जो कि उससे बाद के सालों में, उसके बाद के दौर में कॉमन प्रैक्टिस रही. चालबाजी करना, इसको अपनी तरफ खींच लो, उसको अपनी तरफ कर लो, पैसे दे के कर लो, ये सब चीजें अब कॉमन प्रैक्टिस होगी उसके बाद. लेकिन वाजपेयी जी ने उस टाइम पे ऐसा नहीं किया. द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वॉज रीट्रेटेड, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है, वो दोबारा दोहराई गई व्हेन वाजपेयी सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन आफ्टर अ वन वोट डिफीट, जब केवल एक वोट से हार जाने पर वाजपेयी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया. वाजपेयी's डिसीजन टू गो अहेड विद पोखरण 2, वाजपेयी जी का जो फैसला था कि पोखरण 2 का जो टेस्ट किया जाना है उसको करने दिया जाए, एंड द मैनर ही विथस्टूड ऑल प्रेशर्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, और कारगिल वॉर के समय पे उन्होंने जिस तरीके से हर तरफ से प्रेशर झेला, were two of the most courageous instances of decision making. वो उनकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के सबसे बुलंद, सबसे बहादुरी वाले डिसीजंस थे. Prime Minister Vajpayee continued the policies of liberalization and globalization. बोल रहे हैं उन्होंने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, इन दोनों की पॉलिसीज का जो है उसको कंटिन्यू रखा as accepted by India in the times of P.V. नरसिम्हा राव, जैसा कि एक्सेप्ट किया गया था, कहा गया था P.V. नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जैसा कहा था वैसी प्रक्रिया प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कंटिन्यू रखी. Additional economic reforms introduced during his tenure of 1998 to 2004. बहुत सारे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब फेरबदल, चेंजेस कुछ लाए गए. कब? जब उनका दौर था 1998 से 2004 में उनका टेन्योर था उस टाइम पे. रिजल्टेड इन इंडिया मेंटेनिंग अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8%, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8% पर बनी रही, एंड The inflation level came down to around 4%. इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर 4% तक आ गिरी, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसको फॉरेक्स भी बोला जाता है, वो बहुत फ्लरिश कर रहे थे, वर फ्लरिशिंग यानी कि बहुत फल फूल रहे थे. इट वॉज अ डेयरिंग स्टेप टू एंड द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज. उन्होंने क्या किया? मोनोपोली मतलब एकाधिकार. एकाधिकार क्या होता है कि जैसे कि एक ही कंपनी है वही कर रही है ये काम. पहले बीएसएनएल थी, फिर उनने बीएसएनएल के बजाय प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज को भी इसमें आमंत्रण दिया, फिर बिडिंग हुई, फिर उसके अंदर उनको लाइसेंस बांटे गए, उसके बाद में अब कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आए. तो उन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टेप उस टाइम पे, बहुत ही साहसी कदम उठाया था कि सरकार की टेलीकॉम कंपनीज के अंदर मोनोपोली जो है उनने खत्म कर दी. It also led to competition and hence lowering of call tariffs. उन्होंने क्या किया? कंपटीशन बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या फायदा हुआ? आम जनता को क्या फायदा हुआ? कॉल टैरिफ्स कम हो गए, यानी कि कॉल करने के जो चार्जेस हैं वो कम होंगे. वाजपेयी वॉज हेल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न टेलीकॉम इन इंडिया. वाजपेयी जी को माना जाता है कि मॉडर्न टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो आज हम जियो फियो देख रहे हैं, एयरटेल देख रहे हैं, ये सब वाजपेयी जी की देन है हिंदुस्तान को. वो फादर ऑफ मॉडर्न टेलीकॉम माने जाते हैं हिंदुस्तान में. मोबाइल फोन कनेक्टिविटी वॉज वेरी हार्टनिंग नॉट ओनली इन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, बट बोल रहे हैं मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी ना सिर्फ केवल एक आम इंसान के लिए उत्साहवर्धक है, बल्कि बट इट्स अवेलेबिलिटी ऑल्सो रिमूव्ड एन एक्सम हडल दैट वॉज ऑफन अ पॉइंट ऑफ कंप्लेन. लेकिन इसने क्या किया है, क्योंकि मोबाइल फोन कनेक्टिविटी अब मिल गई है, तो एक बड़ा ही जो इरिटेटिंग सा, एनोइंग सा रुकावट थी ना, हर्डल था, जो कि क्यों होता था? फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता था कि भाई यार हम आपसे बात कैसे करें, आपसे बात करना मुश्किल है, हम आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करें. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के रास्ते में भी, इन्वेस्टमेंट के रास्ते में भी ये अब रुकावट जो थी वो खत्म हो गई थी. वाजपेयी could take a long term view of the developmental initiatives. वो क्या कर सकते थे? वो लॉन्ग टर्म एक ओपिनियन देख सकते थे कि अरे
अगर मैं अभी ये एक्शन लूंगा, इसका 10 साल, अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी तो मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद इसका क्या रूप मेरे सामने आएगा, वो ये देख पाने में सक्षम थे. एंड दैट कुड हेल्प इंडिया इन डिकेड्स अहेड, जो कि आने वाले दशकों में उनका मदद कर सकते थे. नॉट नेसेसरली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन ओनली, और वो केवल अगले इलेक्शन के बारे में नहीं सोचते थे कि अगले इलेक्शन के लिए मुझे ये जरूरी है मुद्दा, तो मैं ये ऐसे काम कर दूंगा. नहीं, वो इस चीज के लिए नहीं सोचते थे. वो सोचते थे, दूर दृष्टि थी उनकी. वो सोचते थे कि अगर मैं आज ये पुल बनाऊंगा तो आने 10 सालों बाद आके इतने लोग इस पे से ट्रैवल करेंगे, उनको इतना फायदा होगा, या यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगे तो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा. तो वो दूरदर्शी थे. इन हिज लॉन्ग पार्लियामेंट्री लाइफ इट वुड बी इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन हु डिड नॉट लाइक हिम एज अ पर्सन. बोल रहे हैं जितना भी उनका पार्लियामेंट का करियर रहा, अपना जितना लंबा उनका करियर रहा, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ पाना मुश्किल होगा जो उनको एक व्यक्ति के तौर पर पसंद ना करता हो. आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस बीइंग अनदर मैटर. ये अब अलग बात है कि उनकी आइडियोलॉजी जो है अलग हो सकती है. अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं वो बीजेपी की विचारधारा को सही नहीं मानते, जो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं वो कांग्रेस की विचारधारा को सही नहीं मानते. बट मैंने भी अभी तक जितने पार्लियामेंट्री डिबेट देखे हैं, एक वाजपेयी जी ही देखे हैं जिनके लिए, जिनके भाषण के दौरान बोथ ऑपोजिशन एंड हिज टीममेट्स ऑल वर क्लैपिंग, ऑल वर हैम्पिंग ऑन द टेबल. इतना उनका प्रभाव था कि ऑपोजिशन भी मजबूर हो जाता था ताली बजाने के लिए. ठीक है, तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि चाहे विपक्ष की हो, चाहे विचारधारा नहीं मिलती हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनको बहुत लोग पसंद करते थे. वाजपेयी हैड द गिफ्ट ऑफ सरस्वती. उनको सरस्वती जी का एक तोहफा था, उपहार था, द टेंडरनेस ऑफ हार्ट. जो उनके दिल में कोमलता थी ना, सॉफ्टनेस थी, वो उनको सरस्वती जी का उपहार था. एंड दिस वॉज हिज आर्ट ऑफ विनिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल. और यही उनकी कला थी जिसके जरिए वो लोगों के दिल जीत लेते थे. ही वॉज अफेक्शनेट एंड एम्पैथेटिक. वो बड़े ही स्नेही थे. एडवर्सिटीज कुड नेवर डिमोरलाइज हिम. कोई भी विषम परिस्थिति हो, दुखद घटना हो, वो उनको कभी भी डिमोरलाइज नहीं कर सकती थी. रादर दीज ओकेशंस गेव हिम ग्रेटर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड. बल्कि ऐसी घटनाओं की वजह से, ऐसी चीजों की वजह से वो और डिटर्मिनेशन के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ में सफल होने के रास्ते ढूंढने लगते थे. ही एक्सेप्टेड चैलेंजेस. उन्होंने चैलेंजेस को हमेशा स्वीकार किया. फॉर पार्टी मैनेजमेंट वॉज एन आर्ट एंड नॉट अ क्राफ्ट एज प्रैक्टिस्ड बाय द न्यू जनरेशन ऑफ मोस्ट पॉलिटिशियन. उनके अनुसार पार्टी मैनेजमेंट था वो एक आर्ट थी, कला थी, ना कि चालबाजियों का तरीका जैसा कि आजकल के मॉडर्न डे पॉलिटिशियंस के द्वारा दिखाया जाता है. हिज पोएट्री इंडिकेट्स हिज कंसर्न फॉर द नेशन. उनकी कविता में देश प्रेम झलकता था, देश के लिए चिंता झलकती थी, प्यार झलकता था. एंड द पीपल, और देश के लोगों के लिए भी चिंता प्यार झलकता था. मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन ऑपोजिशन. उनका ज्यादातर समय जो है वो ऑपोजिशन में गया. बट आई नेवर फाउंड हिम डिसोलेट और विड्रॉन. लेकिन मैंने कभी भी उनको दुखी होते हुए, परेशान होते हुए नहीं देखा. पॉलिटिक्स से ऐसा नहीं कि मैं तो सत्ता में आता ही नहीं, मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं देखा. उनको परेशान होते हुए देखा. ऑपोजिशन में भी थे तो भी ऑपोजिशन का काम बड़ी खूबी से निभा रहे थे. ऑपोजिशन का मुख्य काम यही है कि सरकार में अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको सामने लाया जाए. ठीक है, और सरकार से सवाल पूछा जाए, क्योंकि सवाल पूछने से क्या होता है कि कई दफा आपके दिमाग में वो चिंता नहीं आती जो दूसरे के दिमाग में आ सकती है. राइट, तो वो अपना ऑपोजिशन का काम भी बड़ी बखूबी से निभाते थे. दैट्स ऑल. पैसेज बहुत लंबा था. अटल बिहारी वाजपेयी जी की वैसे भी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं, इतना अच्छा उनका व्यक्तित्व रहा कि एक पैसेज के अंदर नहीं आ सकता. ठीक है, बट काफी अच्छा पैसेज था. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, Which of the following best describes the political and social contributions of अटल बिहारी वाजपेयी as depicted in passage? कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी चीजें हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र को दर्शाती हैं, चाहे वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो.
Vajpayee primarily focused on international diplomacy and had minimum involvement in domestic politics. Incorrect है ये. क्या वो देश से बाहर की डिप्लोमेसी में ही भाग लेते थे और देश की पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते थे? इनकरेक्ट है ना. उनका मुख्य फोकस देश की जनता और देश हित था, जो कि हमने लास्ट लाइन में भी पढ़ा कि उनका ज्यादातर उनकी कविताओं में भी ये देश प्रेम झलकता था. He was a key figure in India's economic liberalization and played a pivotal role in modernizing the telecom sector. ये करेक्ट है कि वो इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो कि 1999 से 2004 के दौरान में की गई थी उसका मुख्य हिस्सा रहे. ठीक है. और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न टेलीकॉम सेक्टर बोला जाता है. राइट. तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. In the context of passage, which statement accurately reflects Atal Bihari Vajpayee's approach to governance and political ethics? बोल रहे हैं पैसेज में से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही बताती है कि उनकी क्या अप्रोच थी, क्या पॉलिटिकल उनके एथिक्स थे. वाजपेयी वॉज नोन फॉर हिज पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स. तो यही तो हमने बोला कि उनको ये चालबाजियां नहीं आती थी. जहां पे वो एक वोट से हार रहे थे वहां पे चालबाजी करके वो रिकाउंटिंग मांग सकते थे और फिर उसके बजाय किसी भी पॉलिटिशियन को खरीद लेते या फिर उनसे उस टाइम पे इस्तीफा दिलवा देते, है ना, लोकसभा से, और जीत सकते थे. लेकिन उनको ये चीजें नहीं पसंद थी. तो इनकरेक्ट होता है. एंड ऑफन इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस दैट कॉम्प्रोमाइज्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स. इनकरेक्ट है. He focused solely on economic reforms, disregarding the ethical dimensions of political decision making. Incorrect है. उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए थी लेकिन वो पॉलिटिक्स की एथिक्स के साथ में खिलवाड़ भी पसंद नहीं करते थे. राइट. वाजपेयीज गवर्नेंस वाज मार्क्ड बाय एथिकल एडहेरेंस एंड अ रिफ्यूजल टू एंगेज इन अनएथिकल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस. बोल रहे हैं वाजपेयी की जो गवर्नेंस थी वो एथिकल एडहेरेंस से बंधी हुई थी. एडहेरेंस मतलब रुकावट से, कि उनको एथिक्स की ज्यादा परख थी. वो उनकी वजह से कई दफा रुक भी जाते थे कि नहीं, एथिकली ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है हमारे लोगों के लिए, या ये मेरी विचारधारा के उसके अगेंस्ट में भी होगा तो भी अगर सही होगा तो वो करेंगे. तो उससे वो रुक जाते थे. एंड रिफ्यूजल टू और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में वो भाग नहीं लेते थे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द टोन of the passage in discussing Atal Bihari Vajpayee ji's legacy? तो इनकी लेगेसी के लिए काफी प्रशंसनीय रही, है ना. उनकी प्रशंसा करे थे, उनको एडमायर करे थे कि वो बहुत अच्छे कवि हैं, कवि थे, बहुत अच्छे एक वक्ता थे, बहुत अच्छे एक लीडर थे, है ना. और ऐसे लीडर थे जिनको अपोजिशन के लोग भी एक व्यक्ति के तौर पे पर्सनली बहुत पसंद करते थे, चाहे विचारधारा अलग हो बट व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत पसंद करते थे. तो क्या है टोन? क्रिटिकल और डिसअप्रूविंग तो नहीं है, न्यूट्रल और फैक्चुअल भी नहीं है, एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टफुल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आप भी कभी बोलने की कोशिश कीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी साथ में ही निकल जाता है, अकायक ही निकल जाता है. ठीक है. तो उनके लिए काफी एडमायरिंग और रिस्पेक्टफुल टोन थी. Which one of the following statements best summarizes Atal Bihari Vajpayee's approach to politics and governance? उनकी क्या अप्रोच रही? तो देखते हैं. He was primarily known for his economic reforms and liberalization policies. केवल उसी के लिए जाना जाता था उनको? ऐसा नहीं है. Vajpayee focused exclusively on short-term political gains and immediate electoral success. ये भी इनकरेक्ट है. बोला ना कि वो दूरदर्शी थे, वो आगे आने वाले आगामी इलेक्शंस के बारे में सोच के कोई डिसीजंस नहीं लेते थे. आगे आने वाले 10 सालों बाद हमारी जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो सोच समझकर वो डिसीजंस लेते थे. He was appreciated for his ability to balance ideological commitments with pragmatic decision making. बोल रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाता था, सराहा जाता था कि उनके अंदर काबिलियत है कि वो अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स यानी कि जो भी उनकी विचारधारा है उसको भी साथ में रखते हुए साथ ही साथ प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग यानी कि प्रॉब्लम्स को एक सेंसिबल तरीके से सॉल्व करना. केवल एक फिक्स थ्योरी कि नहीं अगर टेलीकॉम से जुड़ा हुआ सेक्टर है तो हमें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, हम इसको ऐसे घुमा के सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे इस रास्ते में फायदा हो रहा बट नहीं करेंगे हम. हमारे जो धारणा है वो यही है कि हम इसी तरीके से चलेंगे. वो दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चल सकते थे. तो बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उनकी यही अप्रोच थी कि दोनों चीजों में अपनी वैचारिक धारणा जो है उसके बीच में और जो प्रैग्मेटिक यानी कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग है उसके बीच में एक बैलेंस बना के चलते थे.
According to the passage, all of the following are true about Atal Bihari Vajpayee except that, उनके बारे में सारी बातें सही हैं केवल एक को छोड़ के, वो क्या है? He became a member of parliament at the age of 33, ये तो करेक्ट है. He was widely admired for his oratory skills and content of his speeches, ये भी करेक्ट है. He was criticized for frequently changing his political stance, बिल्कुल गलत है कि उनको इसी बात के लिए प्रशंसा की जाती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपनी जो विचारधारा है, पॉलिटिकल स्टैंड है, उस पर भी अफर्म रहे, साथ ही साथ नए डिसीजन लेने से भी, लीग से हटकर फैसले लेने से भी वो पीछे नहीं हटे. पोखरण का तो सबको इंसिडेंस याद ही है, ठीक है, वो तो कोई भूल नहीं सकता. इतना हमारा कलेश हुआ, इतने लोगों ने विद्रोह करा, इतना इंटरनेशनल लेवल पे हमें हमारी निंदा की गई, हमें क्रिटिसाइज किया गया, बट स्टिल उन्होंने उसको कंटिन्यू करा. ठीक है, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली और उन्होंने कहा कि हम करेंगे. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, बिल्कुल करेक्ट है ये. अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, इस इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है. अ माउंटेनियर हैज टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फेटल. तो वॉक द टाइट रोप मतलब उनको बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के साथ में सतर्क रह के काम करना पड़ता था. क्यों? क्योंकि अगर एक भी गलत कदम हुआ तो उनकी मृत्यु सुनिश्चित है. वो इस तरीके से स्लिप भी कर सकते हैं कि वो बस मृत्यु प्राप्त हो जाए. ठीक है, तो टू बी वेरी नर्वस, उनको बहुत डर लगना चाहिए. टू बी वेरी कॉशियस, तो वेरी कॉशियस करेक्ट है. टू बी वेल ट्रेन्ड, उनको वेल ट्रेन्ड होना चाहिए तभी माउंटेन पे जाना चाहिए. टू बी एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होने के बाद ही उनको माउंटेन पे जाना चाहिए. तो ऐसा नहीं है, एक माउंटेनियर को बहुत ही कॉशियस होकर कदम रखना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है. देन, अब ये देन से स्टार्ट हो रहा है. देन कब आता है? कोई घटना होने के बाद में, यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. ठीक है, देन they spread as unmined coal starts burning with oxygen drawn from pores and mine shafts. बोल रहे हैं फिर वो जलने स्टार्ट हो जाती, फिर वो फैलने स्टार्ट हो जाती थी. क्यों? क्योंकि जो अनमाइंड यानी कि जहां पे माइनिंग नहीं हो रही है, वो जो कोल्स हैं वो जलना शुरू हो जाती थी. कैसे? जब वो ऑक्सीजन, अब कोई भी चीज है जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. आपने वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि कैंडल जला दो तो थोड़ी देर वो जलती रहती है, फिर उसके ऊपर आप अगर एक ग्लास से कवर कर दो तो वो बुझ जाती है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कट आउट हो जाता है. और आग बुझाने का भी एक तरीका ये भी है कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है. अगर आपने गांव के एरियाज में जहां पे आग लगाई जाती है तो देखा होगा कि मिट्टी डाल दी जाती है. मिट्टी डालने का पर्पस क्या है? ऑक्सीजन कट आउट करना. तो यहाँ पे कोल जो है वो पोर्स में से, पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र, जैसे स्पंज होती है ना, स्पंज के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है. वैसे ही बहुत सारी चीजें उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन, हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं जिससे हमारा स्वेट बाहर आता है. तो वो पोर्स के जरिए ऑक्सीजन को खींचती थी, तो जिससे और ज्यादा आग जल जाती थी. और किसके जरिए? माइन शाफ्ट्स के जरिए. एन एंटायर टाउनशिप झारिया is to be relocated because of the uncontrollable underground fires. ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक शहर के बारे में, एक जगह के बारे में जिसका नाम है झारिया, जिसको रीलोकेट किया जा रहा है क्योंकि वहां पे अनकंट्रोलेबल यानी कि वो उनके बस से बाहर वाली स्थिति में पहुंच गई है. अंडरग्राउंड फायर्स वहां पे जलती जा रही हैं, इसलिए इस पूरे शहर को रिलोकेट किया जा रहा है. तो ये हमारा बी क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट. अब बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है. सी और बी को एलिमिनेट कर दो. सी क्यों नहीं हो सकता? एक और चीज है दीज यानी कि जिनके बारे में पहले बात की गई होगी उन्हीं को दीज बोला जा रहा है, तो सी इसलिए भी नहीं हो सकता. और डी में आ रहा है दिस अगेन किसी चीज के बारे में पहले चर्चा की गई है जिसके बारे में आप दिस यूज कर रहे हैं, तो सी और डी फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए भी नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन बी और सी जो है एलिमिनेट हो गए. ठीक है, अब उसके बाद में बोला दीज फायर्स स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट्स. अब ये अनकंट्रोलेबल फायर्स की बात की गई. फिर बताया कि ये फायर्स लगती कैसे हैं. ये फायर्स लगती हैं कि अगर कहीं पे कोल पिट्स के आसपास में ट्रैश है ना, और ट्रैश के ऊपर आपने आग जला दी. उसको ट्रैश क्या होता है? कूड़ा कचरा जो होता है उसको जलाने के लिए आपने आग लगाई, तो क्या होगा? कोल पिट जो है, कोल का भंडारण है छोटा छोटा, वहां पे उसमें आग लग जाएगी. उससे आग फिर वो आगे
बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन क्योंकि कट नहीं हो पा रहा, पोर्स के जरिए वो ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, तो फिर और ज्यादा फैल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी स्टेटमेंट के बाद आएगा सी स्टेटमेंट, ठीक है। This is a grave threat as poisonous fumes of carbon monoxide rise up from underground fire। बोल रहे हैं ये बहुत ही जानलेवा खतरा है क्योंकि यहाँ से जहरीला धुआं भी बाहर आ रहा है, किस चीज का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अंडरग्राउंड फायर्स की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। तो अब देखो बी सी और फिर उसके बाद क्या आएगा, ये फायर्स ट्रैश कैन की वजह से कोल पिट्स पे लगती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये फैलती जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहे होते हैं पोर्स की मदद से। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया डी पॉइंट, जहां पे बताया कि इसकी वजह से पॉइजनस फ्यूम्स से भी जहर फैल रहा है। तो बी सी ए डी, बी सी ए डी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे बी डी ए सी है, इनकरेक्ट हो जाता है। The ship sailed smoothly owing to dash winds। बोल रहे हैं ये जो शिप है वो विंड्स की वजह से स्मूथली सेल करने लगा, बड़े आरामदायक सेल करने लगा। तो आरामदायक तभी सेल करेगा जब हवा आपकी दिशा में होगी, जिस दिशा में आपने जाना है उसी दिशा में हवा और अच्छी बह रही होगी। तूफानी हवा चल रही होगी तो आप डगमगाएंगे ना। तो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, अस्थिर। टेम्पेस्टियस, टेम्पेस्टियस का मतलब होता है तूफानी। फेवरेबल यानी कि आपके पक्ष की, अनुकूल, सहायक। और बायोस्ट्रेस, बायोस्ट्रेस का मतलब होता है शोर शराबे वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या होगी, विंड्स फेवरेबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The big farmers with deepest tube wells still have water। जो बड़े किसान हैं जिनके सबसे गहरे कुएं हैं उनके पास अभी भी पानी है, but many other face a water crisis। अब यहाँ पे जो स्थिति है वो कंपैरिजन की है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास गहरे कुएं नहीं है और जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा गहरे कुएं हैं। तो जब ज्यादा गहरे कुएं की बात करें तो डीपेस्ट नहीं होगा, विद डीपर, जिनके थोड़े ज्यादा गहरे ट्यूबवेल्स हैं उनके पास अभी भी पानी है। इन डीप ट्यूबवेल्स, थ्रू डीपेस्ट ट्यूबवेल्स, नो इंप्रूवमेंट विद डीपर ट्यूबवेल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किसानों के बीच में, ठीक है। तो उसमें आप बताएंगे कि जैसे टॉलर है ना, तो यहाँ पे डीपेस्ट की बजाय क्या आएगा, डीपर आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The boss is going to blow his top when he discovers the blatant mistake in the balance sheet। बोल रहे हैं जो बॉस हैं वो उससे ब्लो हिज टॉप करने वाले हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले। जब आपकी कोई गलती पकड़ में आती है तो आपका बॉस खुश तो नहीं होता, गुस्सा ही होगा, है ना। तो ब्लो हिज जॉब, जब उनको उसकी बैलेंस शीट में अंधाधुंध गलती मिलेगी तब, ठीक है। डिसमिस फ्रॉम जॉब, उसको नौकरी से निकाल देंगे। बी वेरी एम्बेरस्ड, उससे बड़े शर्मिंदा फील करेंगे। बी वेरी एंग्री, गुस्सा होंगे। अटैक फियर्सली, उसको मारेंगे, तो मारेंगे नहीं पर उससे गुस्सा करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। मैमोथ, मैमोथ होता है, मैमोथ क्या होता है आपको मैमोथ का पता है? मैमोथ जो बड़े बड़े दांतों वाला एक पुराने जमाने का हाथी होता था, वो क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये नहीं बता रही कि ये मैमोथ है। मैमोथ का मतलब है बहुत बड़ा हाथी, तो बहुत बड़ा, तो आप समझ जाएंगे मैमोथ से उसी से मिलता जुलता है, यानी कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है जाइगैंटिक, जाइगैंटिक मतलब बहुत विशाल। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल मतलब छोटा सा, टाइनी सा। पेरिलियस, पेरिलियस मतलब खतरनाक। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, जाइगैंटिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Some agitating miners allegation that there is no emergency measures inside the mines। अब देखो कुछ गुस्से वाले माइनर्स जो हैं, जो माइनर्स भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। तो एलिगेशन क्या है, डिफरेंस क्या है वर्ब और नाउन का? एलिगेशन एक नाउन है और यहाँ पे आरोप लगाने की, उनके द्वारा लगाए जाने की बात की जा रही है, वर्ब आएगा, ठीक है। तो some agitating miners alleged that there is no emergency measure inside the mine, कि माइन के अंदर कोई भी इमरजेंसी स्थिति में यूज होने वाले उपकरण या तरीके नहीं है। Miners alleged that there were, option A is correct। A place for storing guns and military equipment, एक ऐसी जगह जहां पे फौज अपने हथियार, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टोर करती है, यानी कि शस्त्रागार जिसको बोला जाता है,
ठीक है। आर्काइव, आर्काइव तो एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर होते हैं। आर्सेनल, आर्सेनल मतलब शस्त्रागार, ऐसी जगह जहां पे आपके हथियार वगैरह स्टोर होते हैं, यानी कि बी करेक्ट है। एपिलरी, एपियरी, एपियरी मतलब मधुमक्खी पालन वाला स्थल, और एवियरी मतलब पक्षी पालन वाली जगह। सो ऑप्शन बी आर्सेनल इज करेक्ट। बट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। बट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रशिंग पास्ट हर फॉर अ ब्रेक लाइक शी डिडंट एग्जिस्ट। लेकिन जो बाकी बच्चे थे वो उसके आगे निकल गए, मतलब उसको पीछे धकेल कर आगे निकल गए, जैसे कि वो वहां पे है ही नहीं। इस तरीके से उसको धक्का मुक्का मार के, उसको नजरअंदाज करके वो आगे निकल गए। शी स्लोली पुश्ड, अब शी कौन, अगेन शी हमें आइडेंटिफाइड नहीं कि किसकी बात हो रही है, तो यानी कि बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको हटा दो। शी स्लोली पुश्ड ओपन द लाइब्रेरी, उसने हल्के से लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। एंड टुक अ सीट एट वन ऑफ द टेबल्स इन द कॉर्नर, और एक टेबल पे जो कि कॉर्नर में था वहां पे एक सीट पे वो बैठ गई। एंड टुडे जेसिका रियली फेल्ट लाइक मे बी शी डिडंट एग्जिस्ट, और आज जेसिका को लगा कि शायद वो एग्जिस्ट नहीं करती है। पर वही बात है कि एंड टुडे, तो एंड से स्टार्ट हो रही कि आज उसे लगा, यानी कि पहले से कंटिन्यूअस में चलता जा रहा होगा स्टेटमेंट, तो यानी कि सी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी हटा दो, यानी कि हमारे पास केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच गए, क्योंकि इसमें डी स्टेटमेंट फर्स्ट है। व्हेन द बेल रैंग फॉर लंच, जैसे ही घंटी लंच के लिए बची, जेसिका टुक हर लंच बॉक्स एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी, और जैसे ही घंटी बची जेसिका ने अपना लंच बॉक्स उठाया और वो धीरे धीरे लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट क्या होएगा, लाइब्रेरी की तरफ जाने लगी, लेकिन वहां पे जाते वक्त बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको धक्का मुक्का मार के चले गए, जैसे कि वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो गया, और तो आज शायद उसको भी लगा कि वो मौजूद ही नहीं है। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फाइनल स्टेटमेंट, फिर भी उसने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और टेबल, एक कोने में पड़ा हुआ टेबल, उस पर जाके एक सीट पे बैठ गई। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो यानी कि अरेंजमेंट क्या बन रहा है, डी ए, यानी कि डी ए सी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ स्पीच, a dash speech is certainly more effective than one which is verbose. verbose मतलब बहुत लंबी, बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग। तो आप ऐसे समझ लो कि verbose मतलब कि जिसमें बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें आपने लिखी हुई हैं, यानी कि बहुत लंबी। तो एक छोटी संक्षिप्त स्पीच ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है बजाय कि एक लंबी स्पीच से, राइट। तो लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षेप में अल्प शब्दों का प्रयोग करके। सो ऑप्शन ए लैकोनिक इज करेक्ट। सलन, सलन का मतलब होता है उदासीन, चिड़चिड़ा। लेंदी मतलब बहुत लॉन्ग, और सर्ली, सर्ली मतलब असंतोषजनक या गुस्से वाली, रूखी सूखी। सो ऑप्शन ए लैकोनिक इज करेक्ट। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसी जगह जहां पे फल उगाए जाते हैं, उसको बोल जाता है ऑर्चर्ड। क्या बोल जाता है, ऑर्चर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फार्म, एक ऐसी जगह जहां पे कृषि उद्योगी चीजें उगाई जाती हैं। प्लांटेशन यानी कि बहुत भारी मात्रा में पेड़, जहां पे जंगल के नाम पे पेड़ उगाए जा रहे हैं। और गार्डन, जहां पे आप अपना छोटा मोटा बाग बगीचा लगाते हैं। सो ऑप्शन ए ऑर्चर्ड इज करेक्ट। The length of a male swallow's tail reveal his attractiveness for a female swallow, यानी कि मेल swallow एक पक्षी होता है, उसकी जितनी लंबी पूंछ होगी उतनी ही ज्यादा फीमेल्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो जितनी अच्छी उसकी लंबी पूंछ होगी उतना ज्यादा वो फीमेल swallows को आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ अ मेल स्वॉलो, ये क्या है, एक कैटेगरी है, एक नाउन फॉर्म है। ठीक है, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो रिवील की बजाय क्या आएगा, रिवील्स, REVEALS, रिवील्स आएगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ में कोई एरर नहीं है। अ मेल स्वॉलोज टेल रिवील, रिवील की बजाय रिवील्स आएगा, ऑप्शन बी में एरर है। माई फादर डिसऑर्डर्ड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब, डिसऑर्डर्ड मतलब रोकना। मेरे पिताजी ने मुझे जॉब के लिए ट्राई करने से रोका। एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हायर स्टडीज पे के लिए जाऊं, आगे जाके और पढ़ाई करूं। ठीक है, तो डिसऑर्डर्ड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब,
ट्राई फॉर अ जॉब नहीं, डिसऑर्डर्ड मी फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब। टू ट्राई फॉर अ जॉब की बजाय क्या आएगा, फ्रॉम, क्योंकि जब डिसऑर्डर्ड आ रहा है तो डिसऑर्ड के साथ में फ्रॉम प्लस जेरेंट फॉर्म में आएगा वर्ब, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, फ्रॉम प्लस ट्राइंग। माई फादर डिसऑर्डर्ड मी टू परस्यू, ही वॉन्टेड टू ट्राई फॉर अ जॉब की बजाय क्या आएगा, फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। सबसे पहले है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, इसके स्पेलिंग होते हैं AFFLICTION, एफ्लिक्शन। वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, और इसकी स्पेलिंग वायो, वायो जैसे बोल रहे ना वायलेशन, वायोलेशन, VIOLATION। ट्यूशन, ट्यूशन यानी कि जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, किसी ट्यूटर के पास जाके एक्स्ट्रा स्टडीज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूशन। उसकी स्पेलिंग TUITION, ट्यूशन। तो ऑप्शन ए एग्जीबिशन की स्पेलिंग करेक्ट है। क्रूशियल, क्रूशियल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रिटिकल, बहुत एसेंशियल। इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब तुच्छ। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक। पिविटल, पिविटल मतलब अगेन क्रूशियल, सेंट्रल पार्ट, किसी चीज का केंद्र। क्रिटिकल, अगेन ये क्रिटिकल है जैसे आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, आलोचना करते हैं किसी की, तो वो है। तो यहां पे ऑप्शन ए ट्रिवियल इज करेक्ट, जिसको बोला जाता है तुच्छ, गैर मामूली। Ironically, the dams that were, तो ironically the dams were constructed to dash floods, फ्लड्स को रोकने के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। टू स्टॉप फ्लड्स हो सकता है, हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन रिजर्वर्स, लेकिन अब इन्हीं की वजह से फ्लड्स आ रही हैं क्योंकि रिजर्वर्स में सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब सिल्ट का जमावड़ा, सेडिमेंटेशन होता है। जैसे ये एक डैम है, ठीक है, इतनी हाइट है इस डैम की, ये नदी का हिस्सा है जहां से पानी आ रहा है, तो पीछे से नदी अपने साथ मिनरल्स, रेत, मिट्टी, बालू सब लेकर आएगी, वो सब यहां पर आकर जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा तो नीचे से नदी का तल जो है वो बढ़ता जाएगा, नदी ऊंची 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 होती जाएगी। अभी 100 मीटर नदी थी, वो यहां तक रहती थी पहले, अब फिर क्योंकि नदी का बेस जो है वो ऊंचा हो गया, अब 100 मीटर नदी यहां पर आ गई। हम 200 मीटर पानी रोक सकते थे पहले, 200 मीटर यहां पर होता, अब यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की वजह से, रिजर्वर्स में भंडारण की वजह से अब ये खुद ही फ्लड्स पैदा कर रहे हैं। द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स एग्रीवेटेड दिस फ्लड सिचुएशन डैश महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। बोल रहे हैं कि डैम्स में से जो पानी निकल कर आया होगा उसकी बात करें, तो जो पानी निकल कर आया है हेवी रेन्स की वजह से, उसने स्थिति को और बढ़ा दिया, ठीक है। कैसे कि फ्लड्स आई महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में। द फ्लड्स डैश नॉट ओनली लाइफ प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे डैमेज की बात हो रही है क्योंकि सॉइल इरोजन से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव टर्म है सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी बह जाना, तो बट ऑल्सो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये इसी के साथ की स्थिति है कि लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करने की बात हो रही है और साथ ही साथ सॉइल इरोजन भी होता है। सेडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स ऑफ सिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर। अब सेडिमेंटेशन की वजह से जो ये सिल्ट है जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर की काम करती है, वो प्लेन के इलाकों की तरफ नहीं पहुंच पाती, जिससे वहां की उपजाऊता भी कम हो रही है। Ironically, the dams that were constructed to फ्लड्स को रोकने के लिए बनाए गए थे। डोमिनेट, डोमिनेट मतलब किसी को दबाना, प्रभावित करना। कंट्रोल, कंट्रोल करना मतलब रोकना, फ्लड्स को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। रिड्यूस मतलब कम करना। रेजिस्ट मतलब रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, जिसमें रिडक्शन भी हो सकता है, रेजिस्ट भी हो सकता है, प्रभावित करना भी हो सकता है, ये तीनों चीजें कंट्रोल के अंदर में आ रही हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी कंट्रोल इज करेक्ट। द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स। अब हेवी रेन्स के टाइम पे क्या किया जाता है, पानी को रिस्ट्रेन करा जाता है। रिस्ट्रेन नहीं किया जाता, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, वहीं पे तो रोका नहीं जाता। कलेक्शन भंडारण। रिलीज तो
रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से फ्लड की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है, तो रिलीज किया जाता है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब कि मुक्ति प्राप्त करना। तो पानी तो मुक्ति प्राप्त करता है, लेकिन पानी को मुक्ति प्राप्त नहीं किया जाता, पानी को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र, कहां पे? इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। द फ्लड्स डैश नॉट ओनली लाइफ एंड प्रॉपर्टी डेवास्टेटेड। डेवास्टेटेड का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, जो कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे। डिवोर्ड, डिवोर्ड का मतलब होता है खा जाना। स्मैश्ड, स्मैश्ड मतलब होता है तोड़ देना। और प्लंडर्ड मतलब लूट लेना। तो यहाँ पे क्षति पहुंचाने की बात हो रही है। ऑप्शन ए डिवास्टेटेड इज करेक्ट। सेडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स ऑफ सिल्ट। सेडिमेंटेशन की वजह से प्लेन्स में स्लिट से वंचित रह जा रहे हैं, तो डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मतलब वंचित रहना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवंटन करना। डिस्ट्रॉयड मतलब खत्म कर देना। और डिसेबल्ड मतलब असक्षम बना देना। तो यहाँ पे डिप्राइव्ड, उनकी कमी पहुंचाई जा रही है, उनको वंचित किया जा रहा है सिल्ट से, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। सो दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।